गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट सीई चैनल। और आप लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं आप लोगों की गेट और ईएससी बैच 2021 में आप लोग जो एग्ज़ाम फाइट करने वाले हैं। ये जो क्लासेस हैं आप लोगों की अदर एग्जाम्स जो आप लोगों के आप लोग फ्यूचर में आप लोगों के आप देने वाले होंगे, जैसे एसएससी हुआ, यूपीएससी एएन हुआ, उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अभी तक अपन लोगों ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, आप लोग जानते हैं कि अपन लोगों ने सर्वे को स्टार्ट किया गया था। और जो इस चैनल का पूरा शेड्यूल है वो भी आप लोगों से मैं डेली शेयर करता हूं, ताकि आप लोग अपडेट रहें कि आप लोगों का किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं और कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करें। जैसे कि आप लोगों ने लॉन्चिंग के टाइम पे इस चैनल के देखा था, बहुत ही आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूं बहुत ही शानदार फैकल्टीज जो हैं, बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, वो आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। अलग अलग मैं कह सकता हूँ कोर्सेज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के राजस्थान में जो वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए अलग कोर्स चल रहा है। गेट और ईएससी की क्लासेस भी दोनों मीडियम्स में आप लोगों को मिल रही हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग देख पा रहे हैं और हिंदी मीडियम में भी देख पा रहे हैं। जो अपन लोग क्लासेस ले रहे हैं ये गेट ईएससी की हिंदी मीडियम में अपन लोग सर्वे स्टार्ट कर चुके हैं। आज अपन लोगों का तीसरा लेक्चर है। और सर्वेइंग इंजीनियरिंग का जो मैं बात करूं, अभी तक अपन लोगों ने बेसिक्स और स्केल ऑफ मैप की अपन ने बात करी थी, और मैंने आप लोगों से कुछ एरर्स जो थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज की जो अपनी जो क्लास रहेगी जिसकी अगर अपन बात करें तो उसको अपन सबसे पहले देखते हैं अपन लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो जिन बच्चों ने पुराने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले पुराने 2 वीडियोस जरूर देखें। अभी तक अपन लोगों ने बेसिक कंसेप्ट की बात कर चुके हैं अपन। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग, अपन लोग देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, और अपन लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, इसी के साथ साथ जब अपन लोगों ने नेक्स्ट जो क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था स्केल ऑफ मैप, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों से अलग अलग टाइप के स्केल्स डिस्कस किए थे। डायरेक्ट अपन लोगों ने देखा था डायरेक्ट स्केल क्या रहता है, वर्नियर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, अलग अलग टाइप के आप लोगों से वर्नियर डिस्कस किए थे। तो मैं लीस्ट काउंट कितना होता है वो अपन सबने देखा था। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी उसमें अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट को। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं जो अपन लोगों का जो रहेगा, अपन लोग आज डिस्कस कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट में। मोस्टली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से लीनियर मेजरमेंट के लिए जो मेजरली इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से अपन लोग देखते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो, अप्रोक्सीमेट मेथड्स के लिए काम में आते हो, या फिर अपन लोग कह सकते हैं प्रॉपरली जो मेरे सर्वे रहते हैं जिसमें उसके लिए काम में आते हो। इंस्ट्रूमेंट से जब मैं रीडिंग लूंगा तो 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक निकल कर आती है कि आप लोग रेंजिंग किस तरीके से कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे कर रहे हैं, उसकी अपन लोग आज बात करेंगे। ठीक है, चेन इंस्ट्रूमेंट्स में मेनली चेन और टेप रहते हैं, उनकी अब अपन बात करेंगे कौन कौन सी चेन अपन को अवेलेबल है, टेप्स अपन को अवेलेबल होते हैं, और इनसे जो मेरे को रीडिंग मिल रही है। ठीक है, रीडिंग मिलने के बाद आप लोगों से मैं बाइफर्केशन करके बात करूंगा एरर्स की। एरर्स में मेनली मैंने जो कल डिस्कस किया था वो टाइप्स किए थे। अब मैं जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा थ्योरी ऑफ एरर्स की आप लोगों से बात करूंगा, प्रोबेबल एरर की आप लोगों से बात करूंगा। और जो दूसरा जो इसका जो पार्ट रहेगा रीडिंग का, दैट आर करेक्शंस। अगर आप लोगों के एरर आ चुके हैं तो अपन लोग करेक्शन किस किस के थ्रू लगाएंगे उनकी मैं बात करूंगा। लेकिन इन चीजों को समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि लीनियर मेजरमेंट किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अपन ले रहे हैं। तो आज की जो क्लास अपन लोग लेने वाले हैं वो बहुत ही मैं कह सकता हूं एक ब्रश अप सेशन आप लोगों का रहेगा कि किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके अपन लोग लीनियर मेजरमेंट्स को कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी मेन चीजें हैं जो अपन को याद रखनी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट्स की। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट्स आप लोग 3 मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आप लोगों का आता है आप लोग यूज करें चेन और टेप। ठीक है, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं चेन, आप लोगों ने मैं कह सकता हूं जिन्होंने बच्चों ने सर्वे को फील्ड में किया है वो जानते हैं चेन क्या होता है। इंजीनियरिंग चेन्स आती हैं, गंटर्स चेन्स आती हैं, अलग अलग टाइप की चेन्स आती हैं जिनको अपन डिटेल में भी अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा अपने पास टेप आते हैं, टेप भी कई टाइप के मिलते हैं। इनसे जो मैं मेजरमेंट ले रहा हूं लीनियर,
वो मेरे कहलाते हैं डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, दूसरा जो मेथड है आप लोगों के पास, दूसरा मेथड है आप लोगों के पास ऑप्टिकल मेथड्स। ऑप्टिकल मेथड्स की मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें जो मेरे पास डिस्टेंस जो मैं मेजर करूंगा मैं उसको इनडायरेक्टली मेजर करता हूं। ठीक है, किसके थ्रू करता हूं? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली से मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से देखकर मुझे वहां पर जाकर कोई टेप या चेन को यूज नहीं करना है, सिर्फ मैं विद हेल्प ऑफ रेज, ठीक है, जो आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें रेज के थ्रू ही मेजरमेंट हो जाए, वो मेरा ऑप्टिकल मेथड्स कहलाएंगे। जिसमें आपके पास एक एग्जांपल आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ईडीएम। ईडीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, ईडीएम जो होता है उससे आप डायरेक्टली कोई भी लीनियर मेजरमेंट को मैं कह सकता हूं आप लोग कंप्यूट कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में लीनियर मेजरमेंट कितना है। बात करें ईडीएम के वर्किंग की, बहुत फास्ट वर्किंग होती है इसकी और काफी ज्यादा जो बड़ी साइट्स होती हैं उन पे ये यूज में भी लिया जाता है। बेस्ड जो होते हैं इसकी वर्किंग, ठीक है, बेस्ड ऑन, मैं कह सकता हूं जो आप लोगों के बेस्ड रहेगा वो रेज पे बेस्ड रहता है। तो जो रेज अपन लोगों को यहां पर मिलती हैं, आपको माइक्रोवेव रेज मिलती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों को इंफ्रारेड जो रहती हैं आप लोगों के रेज, या फिर मैं कह सकता हूं वेव्स अगर अपन उसको कह लें, इस पर वो बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ईडीएम के भी मैं कह सकता हूं बहुत सारे आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो बाजार में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपन को। ठीक है, जिनमें से टेलोमीटर होता है, डिस्ट्रोमैट होता है, ये सारे हैं। और कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से इसमें पूछे गए हैं कि ये ईडीएम के मेथड्स जो मतलब मैं कह सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट मुझे कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है, तो डिस्ट्रोमैट्स अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप लोगों का एक तरीका का क्या है, ईडीएम ही है। ठीक है, आप लोगों से टेलोमीटर कोई पूछ रहा है तो वो भी क्या है, आप लोगों का कह सकते हो आप ईडीएम है, जोडोमीटर है। सिर्फ ये जो बेस्ड होंगे मैं कह सकता हूं उनका बेसिक कोई आप लोगों का लाइट वेव्स पे इंफ्रारेड, या फिर मैं कह सकता हूं लाइट वेव्स जो होती है एक्चुअल में किस पर वेव करेगा, लाइट वेव्स पर। ठीक है, इस पर वेव हो रहा या फिर वो माइक्रोवेव्स पर बेस्ड होगा इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? बात करें इसकी रेंज की, ठीक है, ईडीएम की मैं रेंज की अगर आप लोगों से बात करता हूं तो रेंज के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन तीन टाइप में होता है। सबसे पहला आता है आपके पास शॉर्ट। शॉर्ट में जो आप लोगों का जो मेजरिंग डिस्टेंस होते हैं वो लेस देन 3 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का मीडियम। मीडियम में जो डिस्टेंसेस रहते हैं वो 25 किलोमीटर से लेस देन रहते हैं। और अब फिर आता है आप लोगों के पास लार्ज, और जो लार्ज में जो डिस्टेंसेस रहते हैं वो 100 किलोमीटर से कम रहते हैं। ठीक है, तो ये ईडीएम की वर्किंग देखी। और तीसरा जो मेथड है आप लोगों के पास, तीसरा मेथड है आपके पास अप्रोक्सीमेट मेथड्स। अप्रोक्सीमेट मेथड्स अपन उन मेथड्स को कहेंगे जो कि मैं यूज ले रहा हूं कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया है, उनकी कोई अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ही मैंने फाइंड की है। ठीक है, तो ये मेरे किस में काम आ सकते हैं, ये मेरे रिकनेसेंस में काम आ सकते हैं। रिकनेसेंस मैंने आपको बताया था एक तरीके का प्रिलिमिनरी सर्वे होता है जिसमें अपन मोस्टली फोटोग्राफी के थ्रू देखते हैं कि मेरा जो इंजरिंग साइट है वो किस तरीके की है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज ध्यान में देने वाली बात है कि अप्रोक्सीमेट मेथड जो है आप लोगों के वो एज अ चेक भी काम होते हैं। क्या? एज अ चेक, कि आप लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो आप लोगों ने डिस्टेंस मेजर कर लिया है, लीनियर मेजरमेंट कर लिया है, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है? तो गलती पकड़ में आ जाएगी, कोई मेजर मिस्टेक ना हो, इस वजह से मैं फास्टली क्या करता हूं, कोई अप्रोक्सीमेट मेथड से उसको कंप्यूट कर लेता हूं कि डिस्टेंसेस कितने हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने तीन मेथड्स देखे हैं लीनियर मेजरमेंट में, डायरेक्ट मेथड, ऑप्टिकल मेथड एंड अप्रोक्सीमेट मेथड। अब अपन इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से ये होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा अप्रोक्सीमेट मेथड की। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मेथड की अपन लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा पेसिंग। पेसिंग क्या होती है? पेसिंग का मतलब है आप लोगों का जो वन पेस होता है, यानी एक स्टेप, यानी आप लोगों जिस तरीके से आप चल रहे हैं उसका एक कदम। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच में आपको अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस काउंट करना हो तो आप अपने नंबर ऑफ पेसेस को गिन लें, यानी अपने कदमों को गिन लेंगे
और आप उसको अपने एक एवरेज लेंथ जो है आप लोगों की पेस की, जो मैं कह सकता हूं कि एवरेज लेंथ जो होती है, एवरेज लेंथ ऑफ पेस इनटू नंबर ऑफ पेस आप लोगों को क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एक मैं कह सकता हूं कि मेरे पास डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट मेथड से अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। एवरेज पेस की जो वैल्यू लेके चलते हैं अपन 75 से 95 सेंटीमीटर तक अपन इसको एज्यूम कर भी चल सकते हैं। नंबर ऑफ पेसेस अपन को क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। तो मैं जितने कदम चला उसके हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया, मेरे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। दिस इज वन ऑफ द अप्रोक्सीमेट मेथड। इसी तरीके से अपन जो दूसरे मेथड होते हैं, सबसे पहले और है अपने पास पेसोमीटर। ठीक है, पेसोमीटर क्या करता है, अभी मैंने आप लोगों को जैसे पेसिंग के केस में बताया था कि आप लोगों को अपने कदमों को गिनना है कि आप लोग कितने स्टेप चले हो। तो पेसोमीटर क्या करता है, आप लोगों को एक फ्रीली आप लोगों को एक मैं कह सकता हूं फैसिलिटी दे रहा है कि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स गिनने नहीं है, नंबर जो स्टेप होंगे वो आप लोगों को पेसोमीटर में काउंट कर लेगा। ठीक है, तो इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विच काउंट्स द नंबर ऑफ पेसेस। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ पेसेस निकल चुके हैं तो फिर से आप उसको एवरेज पेस से इंटू कराएंगे तो आप लोगों को डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी मैं क्या कर सकता हूं, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूं। कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स अपन लोग कह सकते हैं अपन को मिलते हैं, जिसको स्टेप काउंटर दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आप लोग चले हैं। दिस इज पेसोमीटर। Another one approximate method within a different instrument is pedometer. Now we discuss what is pedometer. Pedometer जो होता है ये आप लोगों को इनडायरेक्टली डिस्टेंस आप लोगों को बताता है, यानी यहाँ पर आप लोगों को ना ही तो आपके कदम गिनने हैं, ठीक है, और ना ही आप लोगों को अपना जो कदम है उसकी कोई लेंथ को से मल्टीप्लाई कराना है। इसमें क्या होगा कि आपकी एवरेज जो पेस जो आपके होगा उसको एवरेज लेंथ अपने आप ये डिटेक्ट कर लेता है और नंबर ऑफ पेसेस को भी ये कैलकुलेट कर लेता है। तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपने आप किलोमीटर्स या माइल में मिल जाएगा। सिर्फ आपको इसको अपने आप से अटैच करना है। तो ये जो होगा ये आप लोगों को डायरेक्टली आप लोगों का रिजल्ट देगा कि कितना डिस्टेंस आप लोगों ने ट्रेवल किया है। किससे मल्टीप्लाइंग, कैसे निकालेगा ये, नंबर ऑफ पेसेस खुद गिन लेगा विद एवरेज पेस लेंथ, वो भी ये खुद ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, पेडोमीटर कहलाता है, जिसमें मैं डायरेक्टली क्या देख सकता हूं, मेरे डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अगर अपन बात करें दैट इज ओडोमीटर। ओडोमीटर जो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने अपनी मैं कह सकता हूं जो आप लोग बाइक्स यूज करते हैं, कार्स, जो पुरानी कार्स के जो मीटर्स होते हैं वो दैट आर ओडोमीटर्स। ठीक है, तो ओडोमीटर एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जिसको आप लोग अपने साइकिल हुआ उससे आप लोग अटैच कर सकते हैं, आप लोग अपनी बाईसाइकिल से उसको अटैच कर सकते हैं, कार से अटैच कर सकते हैं। उसके आरपीएम जो आप लोगों का क्या होगा कि वो काउंट कर लेगा। ठीक है, तो आप लोगों का आरपीएम मैं कह सकता हूं वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब कितने रिवोल्यूशन आप लोगों के व्हील ने लिए हैं उसको वो इजीली क्या कर सकता है, इजीली काउंट कर सकता है। ठीक है, तो द ओडोमीटर गिव्स या फिर द ओडोमीटर रजिस्टर्स द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील। ठीक है, तो आप लोगों को जिस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप लोगों का टायर मूव करता है यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहती है, और जैसे ही यहाँ पर 10 आने वाला होता है तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता पड़ जाएंगे। तो जो आप लोगों को एक्चुअल में डिस्टेंस कवर्ड, जो मेरा फिनोमिना है जो मुझे निकालना है कि डिस्टेंस किसने कितना कवर किया है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को जो मेरे ओडोमीटर में आए हैं उनको पेरीमीटर ऑफ व्हील से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ व्हील क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई r हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक है, तो अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को करते हैं तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये ओडोमीटर अपन लोगों ने देखा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पीडोमीटर, कि स्पीडोमीटर किस तरीके से काम करता है। स्पीडोमीटर आप लोग कह सकते हैं कि जो अब जो लेटेस्ट अपन लोगों के पास जो कह सकते कार जो हैं, बाइक्स जो हैं,
वो उसमें इस तरीके के मीटर्स को देखा जाता है। कार्स में मोस्टली आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को मेंशन भी कर रखा है कि दिस इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स जो होते हैं कार में लगे हुए, जिसमें आप लोगों को डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो अपन लोगों को यहाँ से इजीली मिल भी जाता है। क्योंकि इन्हीं मीटर्स को देख के तो अपन फाइंड आउट करते हैं कि मेरे कार के सर्विस का टाइम आया या नहीं आया, कितने किलोमीटर वो चल चुकी है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपन डिस्टेंस ही तो मेजर कर रहे हैं। तो जब मैं उसको पर्टिकुलर किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम में ले सकता हूँ जिस मीटर को, वो मेरा स्पीडोमीटर कहला देगा। ऐसे ही आप लोगों के पास आता है नेक्स्ट जो है आप लोगों का मेजरिंग व्हील, ठीक है। मेजरिंग व्हील को अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो आप लोगों को एक डायग्राम जो आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज मेजरिंग व्हील। मेजरिंग व्हील में आप लोग देखेंगे एक व्हील होता है जिसको मैं हैंडल की मदद से क्या कर रहा हूं, मूव ऑन करूंगा। जिस पॉइंट से मुझे स्टार्ट करना है वहां से इस व्हील को मैं रिवॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा जहां तक मुझे डिस्टेंस काउंट करना है। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो होंगे, इसके साथ एक अटैचमेंट लगा हुआ है, यहां से मुझे क्या पता पड़ जाएगा, इस मीटर से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मुझे पता पड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे इस व्हील के नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पता चल चुके हैं तो मैं उसको पैरामीटर से अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। तो द व्हील इज ग्रेजुएटेड, ठीक है, एंड इट शोज द डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन आप लोगों ने कितना कवर किया है, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों को कह सकते हैं, जो मीटर जो लिखा होता है, मीटर में आप लोगों को डायरेक्ट डिस्टेंस भी मिलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाए, आप उसको पैरामीटर से मल्टीप्लाई करा लें, या फिर आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिल सकता है, डिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो अपन लोगों ने लीनियर मेजरमेंट में अपन लोग काम में लेते हैं। बात करूं इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कई बार पूछा जाता है आप लोगों के जब आप लोग एग्जाम्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो सिलेबस है सर्वेइंग का पार्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब क्वेश्चन थोड़ा सा भी मैं कह दूं कि घुमाकर आता है लेकिन इजी क्वेश्चन होता है, तो वो कुछ इसी तरीके के टॉपिक में ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेनिंग, कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको मैं चेनिंग के यूज में लेता हूं, ठीक है। चेनिंग आप लोग जानते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में लीनियर मेजरमेंट करना विद द हेल्प ऑफ चेन। जो अपन लोगों की इंजीनियरिंग चेन होती है, गंटर चेन अलग अलग टाइप की, उनकी मदद से मुझे क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को काउंट करना है। तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है उनकी अपन बात करेंगे। तो अपने पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, चेन्स जो आप लोग यूज में ले रहे हैं, ठीक है। चेन्स अपने पास अलग अलग टाइप की होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया, अभी अपन डिस्कस भी करेंगे, गंटर चेन्स वगैरह, ठीक है। दूसरा आप लोग क्या यूज में ले सकते हैं, टेप्स यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग एरोज जो होते हैं, एरोज का क्या काम होता है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। रेंजिंग रॉड्स आप लोगों ने देखी हुई है, ठीक है, जिससे अपन लोग रेंजिंग करते हैं। ऑफसेट रॉड होती है परपेंडिकुलर देखने के लिए, किसी चीज को मेंशन करने के लिए अपन लेथ्स एंड वाइड्स का यूज करते हैं। कहीं पर मार्क करने के लिए अपन लोग पैक का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटरिंग अगर अपन लोगों को करनी है, पॉइंट एस्टेब्लिश करना है, प्लम्बॉब यूज में लेते हैं। और लाइन को रेंज करने के लिए अपन लाइन रेंजर का यूज में लेते हैं। तो ये अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेरे चेनिंग या फिर मैं कह सकता हूँ लीनियर मेजरमेंट में ही मेरे काम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चेन से क्या कर रहा हूँ, लीनियर मेजरमेंट ही काउंट कर रहा हूँ। इनको भी अपन एक बार ब्रशअप में देखते हैं, किस किस टाइप की चेन्स अपन को मिलती हैं और उनकी क्या क्वालिटीज होती है या उनका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लोग सबसे पहले कि वेरियस टाइप ऑफ चेन यूज्ड इन सर्वेइंग, कौन कौन से टाइप की चेन मेरी यूज होती है। तो सबसे पहला है आप लोगों के पास मैट्रिक चेन, ठीक है, जो अपन यूज में लेते हैं। दूसरा है गंटर्स चेन, गंटर्स चेन को ही कहा जाता है सर्वेयर चेन। ये दोनों नाम जो है एक ही चेन के हैं, गंटर्स एंड सर्वेयर चेन। इसी तरीके से आप लोगों के पास होती है इंजीनियरिंग चेन, और एक होती है आप लोगों के पास रेवेन्यू चेन, ठीक है। एक होता है आप लोगों के पास स्टील बैंड, या फिर अपन उसको कई बार बैंड चेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ टाइप की जो चेन्स हैं जो अपन लोगों को देखने को मिलती है। वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे मैट्रिक चेन की, कि मैट्रिक चेन क्या होती है। तो जो मैट्रिक चेन जो होती है वो गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील के वायर से बनी होती है, जिसका डायमीटर होता है 4 mm, ठीक है। और जो शेप वो बना लेता है उसको अपन कहते हैं
लिंक। तो तीन चीजें आप लोगों को इसमें बहुत मेजरली जो ध्यान रखनी है, क्या क्या। सबसे पहले कि ये किससे बना हुआ है, ये गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से बनी हुई होती है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कह सकता हूं गेट में नहीं, लेकिन जो छोटे मोटे स्टेट लेवल में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर से बनी होती है, डायमीटर जो होता है 4 mm होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, लिंक देते हैं, ठीक है। इसको अपन जो जोड़ते हैं, ठीक है, उसको अपन 3 ओवल रिंग्स की मदद से क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। दोनों ही एंड्स पर उसके ब्रास हैंडल लगा हुआ होता है। जो जॉइंट होता है उसको अपन स्वेल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। स्वेल जॉइंट होता है उसमें। मैट्रिक जो चेन होती है अपनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैट्रिक चेन में हर एक 1 मीटर के इंटरवल पर 1-1 मीटर बाद क्या लगा होता है, स्मॉल ब्रास रिंग लगी होती है, जिससे मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है यहां तक 1 मीटर एक और पूरा हो चुका है, ठीक है। जो टैलीज होते हैं, ब्रास टैलीज, वो प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके हर एक 5 मीटर लेंथ पर, ठीक है। टैलीज आप लोगों ने देखे होंगे चेन में, इस तरीके के रहते हैं। अगर 5 मीटर पे जो रहेगा वो आपका इस तरीके का टैलीज रहता है, ठीक है। अगर मैं 10 मीटर पर रहूंगा तो उस टैली में जो उसके ग्रूव्स निकले होते हैं वो 2 ग्रूव्स निकल जाते हैं, ठीक है। अगर 15 मीटर पर होऊंगा तो उसके जो ग्रूव्स होंगे वो 3 ग्रूव्स निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो मेरे टैलीज होते हैं वो क्या होते हैं, अपन लोग यूज में लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ आएगा, 5 मीटर पर। ये 2 निकले हैं तो 10 मीटर पर, और ये 3 निकले हैं तो 15 मीटर पर। इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, टैलीज का यूज में लेते हैं, ठीक है। जो एक एक जो टैली होता है वो कहाँ कहाँ लगेगा, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर फ्रॉम एनी साइड ऑफ द चेन। तो जो मैट्रिक चेन्स होती हैं वो 2 लेंथ्स में आप लोगों को अवेलेबल है, 30 और 20 मीटर्स। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैट्रिक चेन जो मिलती है 20 और 30 मीटर पर मिलती है। हर एक 5 मीटर पर मुझे टैलीज मिलते हैं। 1 मीटर की चेन में क्या होती है, हमेशा एक स्मॉल ब्रास रिंग लगी होती है। जो लिंक जो बन रहा है वो 4 mm के गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर से बन रहा है। तो मैट्रिक चेन में आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है बिल्कुल याद रखने हैं। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 20 मीटर की चेन होती है उसमें कितने लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। और आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। 100 लिंक्स होते हैं, ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक जो लिंक का जो साइज हो गया वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं, मैं कह सकता हूं 150 लिंक होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। 20 मीटर की चेन में 100 लिंक्स और 30 मीटर की चेन में मेरा कितने हैं, 150 लिंक्स। और एक लिंक की जो आप लोगों की लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। चलिए, मैट्रिक चेन के बाद अपन दूसरी चेन को डिस्कस करते हैं, दैट इज गंटर्स चेन, ठीक है। गंटर्स चेन की अगर मैं बात करूं तो जो गंटर चेन्स होती है वो मेरी 66 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स है, वो कितनी होती है, 66 फीट लॉन्ग। और लिंक जो होते हैं इसमें वो कितने लिंक्स हैं अवेलेबल अपन को, 100 लिंक्स, जो कि एक लिंक कहां पर आ जाएगा, 0.66 फीट पर आ जाएगा, ठीक है। उसी को अपन गंटर्स या फिर मैं कह सकता हूं सर्वेयर्स चेन कहता हूं, ठीक है। क्या कहता हूं, सर्वेयर्स चेन। अब बात आती है कि मैंने इसकी जो डिस्टेंस या फिर मैं कहूं लेंथ जो रखी है वो 66 ही क्यों रखी। भाई मैं एक बहुत ही एक अच्छा सा हैंडसम सा नंबर ले सकता था, इसको 60 ले सकता था, 70 ले सकता था, 65 ले सकता था। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन की जो लेंथ है उसको 66 फीट ही रखा गया। वो रीजन तो अपन समझते हैं। वो रीजन है क्योंकि अगर आप लोगों ने 10 स्क्वायर चेन जो अगर आपने नाप ली, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 10 चेन ऐसे नापी हैं आप लोगों ने, 10 चेन इस तरीके से नापी हैं, तो ये जो एरिया बनेगा पूरा का पूरा, वो एरिया कितना हो जाएगा, 1 एकड़ एरिया हो जाएगा, ठीक है। 10 यहां पर क्या आ रही है, 10 गंटर्स चेन, ठीक है। और इस साइड भी क्या है, 10 गंटर्स चेन। तो जो एरिया आप लोगों को मिलेगा
वो 1 एकड़ के लगभग होगा। ठीक है, तो जब भी मुझे एकड़ में जब मेरे को चीजें निकालनी होती थी, एकड़ में जब मैं कह सकता हूं आपके जो रेवेन्यू होता है जब अपने फील्ड्स बढ़ते हैं, उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इन चीजों के लिए अपन यूज करते हैं अपनी गंटर्स चेन को। ठीक है, तो गंटर्स चेन में आप लोगों ने देखा कि एक मेरा क्या बन रहा है, एक एकड़ बना रहा है जब मैं उससे नाप रहा हूं। दूसरा अगर मैं देखूं कि जो मेरी 10 चेन जो होती है, 10 जो चेन है वो किसके बराबर है, 1 फरलॉन्ग के बराबर है, और जो 8 फरलॉन्ग्स जो है वो 1 माइल के बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट्स हैं ये अब मैं कह सकता हूं अपन लोग इंडिया में यूज नहीं करते हैं, इंडिया में अपन एकड़्स में मेनली यूज करते हैं, लेकिन ये यूरोपियंस में कह सकता हूं बाहर यूज होते हैं। तो 10 चेन अगर आप लोग गंटर्स की यूज करते हैं, 1 फरलॉन्ग हो जाएगा, और 8 फरलॉन्ग मिला के 1 माइल को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चेन मेरी सुटेबल होती है जब मुझे डिस्टेंसेस माइल या फिर एकड़ में चाहिए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि गंटर्स चेन का जो मेन जो रीजन है उसको यूज करने का वो क्या है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सी चेन है, अपने पास है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसकी जो लेंथ होती है आप लोगों के पास 100 फीट। ठीक है, 100 फीट में इसके जो लिंक्स होते हैं वो होते हैं 100 लिंक्स, और हर एक लिंक 1-1 फुट बाद लगाया जाता है इंजीनियर्स चेन में। इसमें अपन लोग ब्रास टैग्स को भी अटैच करते हैं जो कि हर 10 लिंक के बाद लगा हुआ होता है। ठीक है, इस चेन का यूज मोस्टली अपन करते हैं जब मुझे लेंथ तो चाहिए हो किसमें, फिट में, और एरिया जो मुझे चाहिए हो वो चाहिए हो मुझे स्क्वायर यार्ड्स में। ठीक है, तो मैं कौन सी चेन यूज करूंगा, इंजीनियर्स चेन का यूज करूंगा। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि भाई किस किस तरीके से चेन का अलग अलग पर्पस आ रहा है, क्या अलग अलग उसकी लेंथ्स आ रही हैं, उसमें नंबर ऑफ लिंक्स डिफरेंट हो रहे हैं, और उनका पर्पस भी कहीं पे माइल में नापना है तो गंटर्स चेन, फिट में नापना है तो इंजीनियर्स चेन, एकड़ में एरिया तो गंटर्स चेन। ठीक है, और स्क्वायर यार्ड में एरिया तो इंजीनियर्स चेन। ठीक है, तो ये चेन मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक समझने के लिए दिखाया है, तो आप लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, ये टैलीज आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगल टैली है तो इसमें एक ही आप लोगों के निकला हुआ है, मैं कह सकता हूँ प्रोजेक्शन। जब ये डबल निकला हुआ है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया होगा, डबल हो गया होगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया है, ट्रिपल हो गया है, और यहाँ पे डिस्टेंस 4 टाइम हो गया है। ठीक है, ये टैलीज लगे हुए हैं आप लोगों के, और 50 पर जो आप लोगों को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्कल दिखेगा ये कब दिखेगा आपको, 50 लिंक के बाद आपको ये सर्कल देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों के लिए 50 अगर सिंबॉलिक क्वेश्चन आ जाता है, कहीं पे सिंबल बना आ जाता है, तो 50 के लिए जो सिंबल होगा वो राउंड सिंबल होगा। ठीक है, और अपन कह सकते हैं कि जो उसकी हाइट होगी, ठीक है, लिंक की हाफ हाइट जो होगी वो 38 और 22 mm अपनी रहती है। चेन्स की बात करें तो चेन्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चेन इस टाइप की होती है, ये ब्रास हैंडल्स आप लोगों के होते हैं जो आप लोग यूज में लेते हैं। जो डिस्टेंस आप लोग नापते हैं वो हैंडल के आउटर से आउटर तक आप लोग डिस्टेंस नापते हैं। हर एक 10 लिंक के बाद आप लोगों के टैलीज लगे हुए हैं। ठीक है, ये 10 लिंक के बाद, ये 20 के बाद, ये 30 के बाद, ये 40 के बाद, और यहाँ पर 50 पर एक कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 50 यानी ये वाला आपके लोगों को टैली दिखेगा। और फिर से मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरा 10 का, ये मेरा 20 का, ये मेरा 30 का, ये मेरा 40 का, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यही जो पैटर्न है वो इस साइड से भी फॉलो होता है। तो ये मेरी क्या है, चेन्स है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, बात करेंगे रेवेन्यू चेन की। जो रेवेन्यू जो चेन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 33 फीट लॉन्ग। ठीक है, 33 फीट लॉन्ग होती है, उसमें नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं आप लोगों के 16। ये अगर आप लोगों का आपसे पूछा जाए कि रेवेन्यू जो चेन है ये अपने फील्ड में पटवारियों जो होते हैं, जो आप लोगों के फील्ड्स वगैरह के मेजरमेंट्स रखते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, उनके द्वारा यूज में ली जाती है। जब भी आप लोगों को मेजरमेंट जो कि डिस्टेंस मेजरमेंट यानी लीनियर मेजरमेंट लेना हो फिट या फिर इंचेस में स्मॉल एरियाज के लिए, तो मेरी रेवेन्यू चेन क्या है, काम में आती है। इसी तरीके से चेन ना कह के मैं स्टील बैंड और बैंड जो चेन होती है उसको भी अपन लोग यूज में ले सकते हैं।
अगर इसकी बात करें इसके फायदों की, तो ये मोर एक्यूरेट होती है चेन के कंपैरिजन में, लेकिन एक्यूरेट होने के साथ साथ ये क्या होती है, ब्रिटल नेचर की होती है, बहुत आसानी से टूट जाती है, ठीक है, बहुत इजीली टूट सकती है। और अगर ये एक बार टूट गई तो इसको रिपेयर कराना, मैं कह सकता हूँ, फील्ड के अंदर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो चेन होती है स्टील बैंड, वो आप लोगों को 20 और 30 मीटर लॉन्ग में मिलते हैं। इनकी जो विड्थ होती है वो 12 से 16 होती है, ठीक है, और जो थिकनेस होती है वो 0.3 से लेके 0.6 तक इनकी थिकनेस पाई जाती है, ठीक है, जो अपन लोग मिलता है। नेक्स्ट, हर एक मीटर पर, ठीक है, ब्रास स्टड्स लगे हुए होते हैं, कहां पर, एवरी मीटर, ठीक है, हर एक मतलब नंबर ऑफ एवरी मीटर में उसको अपन ने ब्रास स्टड से डिवाइड करते हैं 20 सेंटीमीटर पर। हर एक 20 सेंटीमीटर के बाद ब्रास स्टड्स आपको मिल जाएंगे हर एक मीटर में। क्लियर? तो ये मेरा क्या हो गया, स्टील बैंड हो गया। तो यहां तक मैंने आप लोगों से बात करी कौन कौन सी चेन अपन लोग जो है यूज में लेंगे। अब अपन देखेंगे कि मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आपसे और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी है, लेकिन कई बच्चों को जब वो फेस करते हैं एग्जाम याद नहीं रहता। तो आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल याद रखना है कि टेस्टिंग और एडजस्टमेंट के लिए, कि जब भी लेंथ ऑफ चेन आप लोग मेजर करें तो जो स्टैंडर्ड पुल रहेगा वो रहेगा आप लोगों का 8 kg, और जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा आप लोगों का 20 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। स्टैंडर्ड जो पुल रहेगा वो रहेगा 8 kg का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो है वो ये है कि जो लेंथ ऑफ चेन आप लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों की अगर 20 मीटर की है तो उसमें मैं कह सकता हूं कि जो वेरिएशंस आ सकते हैं वो ±5 mm तक आ सकते हैं। दिस कैन बी एडजस्ट इन आवर रीडिंग्स। और जो 30 मीटर का है उसमें ±8 mm के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज आप लोग देख सकते हैं कि उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ये परमिसिबल लिमिट्स है, ठीक है। अगर इतने चेंजेस आप लोगों के डिस्टेंसेस में आ रहे हैं तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्लियर? तो ये आप लोगों को ढंग से याद रखना है। नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे मेजरिंग टेप्स की। जैसा कि अपन लोग नॉर्मली भी बहुत सारे टाइप के टेप्स अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उन्हीं तरीके के टेप से अपन लोग मेजरमेंट भी करते हैं। एक जो टेलर होता है वो अलग अपना, मैं कह सकता हूँ, टेप यूज में लेता है, ठीक है, मेजरमेंट्स के लिए। एक जो मैं कह सकता हूँ आप लोगों के जो मिस्त्री होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो अपने डायमेंशंस लेते हैं। कोई लकड़ी का काम करता है वो अपने डायमेंशंस लेते हैं। तो टेप एक बहुत बेसिक नीड होती है किसी भी मेजरमेंट को लेने के लिए। यहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे टेप्स, वो पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में जो अपने मोस्टली टेप्स यूज होते हैं, और वो किस बेस्ड पर क्लासिफाइड है, वो बेस्ड है ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल दे आर क्लासिफाइड। तो क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन द मटेरियल, जैसे सबसे पहला क्लोथ और लिनन टेप, जो कि कपड़े या फिर लिनन जो आता है उससे बना हुआ होता है। फाइबर टेप आप लोगों के पास मिलता है। मेटेलिक टेप, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, आजकल मेटेलिक टेप आ गए हैं। स्टील टेप होता है और इनवर टेप होता है, ठीक है। ये मेरे क्या हैं, मेरे टेप्स हैं जो मैं इंजीनियरिंग में यूज ले रहा हूँ। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लोथ और लिनन टेप की। लिनन आप जानते हैं, लिनन के कपड़े आते हैं, यहाँ पर अपन उसी चीज को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। क्लोथ और लिनन, लिनन यानी धागे, जो रेशेस, जो अगर अपन बात करें तो जो लिनन टेप्स होते हैं आर क्लोजली वूवन लिनन, ठीक है, जो पास पास अपन लोग गुथ के जो बनाते हैं लिनन से, उस तरीके के टेप्स होते हैं। एंड दे आर वार्निश टू रेजिस्ट मॉइस्चर। एसएससी और स्टेट एग्जाम में ये जो टॉपिक है वो बहुत बार पूछा गया है, और इसको पूछने के पीछे घुमा घुमा के पूछा गया है कि वार्निश करने का क्या पर्पस होता है। तो वार्निश करने का पर्पस होता है मेरा मॉइस्चर को रेजिस्ट करना। और कई बार ऐसे पूछने गया है कि लिनन टेप को मॉइस्चर से बचाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा वार्निश, ठीक है। इस तरीके से घुमा के आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो अपन को अवेलेबल होते हैं वो 10 मीटर में अवेलेबल होते हैं, 20, 25 और 30 मीटर की लेंथ में
ये मुझे अवेलेबल होते हैं, और जो इनकी विड्थ होती है वो 12 से 15 mm की विड्थ अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, ये मोस्टली अपन लोग कह सकते हैं ऑफसेट मेजरमेंट यानी परपेंडिकुलर मेजरमेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। अगर अपन बात करें इनके नेचर की, तो ये लाइट और फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली फ्लेक्सिबल होते हैं और काफी हल्के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास टेप होता है फाइबर ग्लास टेप, जो अपन लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ये जो टेप है आप लोगों का, आप लोग कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो टेप होता है, जो अपन लोग देखते हैं टेलर्स वगैरह यूज में लेते हैं, लिनन टेप होता है, उनके जैसा होता है, लेकिन इसका डिफरेंस है कि ये जो मेडअप होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल इसमें है, वो क्या है, ग्लास फाइबर्स। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि दीज टेप्स आर मेड अप ऑफ ग्लास फाइबर। नेचर की बात करें, क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, ये जो टेप होते हैं अपन लोग उस काम में अपन लोग बहुत ज्यादा लेते हैं जब मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मेरी साइट पे ना मिले, तो मैं ये मेरे लिए बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं, जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना मेजर कर सकता हूँ लीनियर कोई भी डिस्टेंस को। ठीक है, इन टेप्स में आप लोगों को स्ट्रेचिंग और या फिर श्रिंकेज दोनों ही जो कि देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो श्रिंकेज टेम्परेचर की वजह से हो, मॉइस्चर की वजह से हो, आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ना ही स्ट्रेचिंग इसमें देखने को मिलती है। लेंथ जो अपने पास अवेलेबल होती है वो है 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे फाइबर ग्लास टेप की अपन लोगों ने बात करी। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप क्या होता है, ये मेरा लिनन टेप को अगर मैं ब्रास या फिर कॉपर वायर से, ठीक है, उसके साथ रेनफोर्स्ड करा दूं, उसके साथ जैसे अपन कंक्रीट को रेनफोर्स करते हैं स्टील वायर से, इसी तरीके से लिनन टेप को कर दूं मैं ब्रास या कॉपर वायर से, ताकि उसकी स्ट्रेचिंग बच जाए, उसके जो फाइबर है उसमें ट्विस्टिंग ना देखने को मिले, तो वो मेरा टेप कहलाता है मेटेलिक टेप। ठीक है, इन टेप को भी वार्निश किया जाता है ताकि क्या हो, वो मेरे जो वायर्स हैं वो इजीली मुझे दिख सके। ठीक है, इजीली दिख पाए, इस वजह से मैं क्या करता हूं, उसको वार्निश करता हूं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मार्क कर लें जो आप लोगों को याद रखने हैं कि टेप इज रेनफोर्स्ड विद ब्रास एंड कॉपर वायर्स। ठीक है, और ये अपन स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स को रोकने के लिए रोक रहे हैं। जो वायर्स होते हैं वो इंटरवोवन होते हैं एक दूसरे में घुसे हुए, और टाइप जो होता है, टेप जो होता है वो वार्निश किया जाता है ताकि ये इजीली नेकेड आइट से दिख पाए। ठीक है, इनको जो अपन सप्लाई करते हैं वो हमेशा लेदर केस में अपन लोग इनको सप्लाई करते हैं। ठीक है, विद विंडिंग डिवाइस। ईच मीटर लेंथ जो होती है वो 10 पार्ट्स में होती है, यानी उसको अपन डेसीमीटर्स कह सकते हैं, और एक जो पार्ट है डेसीमीटर का वो भी 10 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, ये मेनली अपना ऑफसेट के काम में लिया जाता है जब अपन लोग चेनिंग करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें स्टील टेप की, तो स्टील टेप एक इस टाइप का स्टील रिबन होता है जिसकी विड्थ 6 से लेकर 16 mm तक वेरी करती है। ठीक है, लेंथ जो अवेलेबल होती है स्टील टेप में वो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर होती हैं। ठीक है, मीटर्स आप लोगों को इसमें दिख जाएंगे स्टील टेप में, डेसीमीटर्स में आप लोग डिस्टेंस देख सकते हैं, और सेंटीमीटर्स में भी आप लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। स्टील टेप का जो यूज होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंपैरिजन टू अदर टेप्स क्या आते हैं, ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। नेक्स्ट होता है आप लोगों का इन्वर्ट टेप। इन्वर्ट टेप जो होता है वो एक अलॉयड टेप होता है जो कि काफी सारे एलिमेंट से बनकर मिलता है, जिसमें निकल होता है आप लोगों का 36%, स्टील होता है आप लोगों का 64%। ठीक है, और इनका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो काफी लो होता है। ठीक है, इन्वर्स टेप का विड्थ रहती है इसकी 6.06 mm रहती है। लेंथ जिसमें ये अवेलेबल है वो है अपन के पास 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, जो कि अपन को मिलता है। ठीक है, इस टेप का जो मेन जो है आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात,
किस टेप पर, आपके पास क्वेश्चन क्या जनरेट होगा कि विच टेप इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, देन यू हैव टू मार्क इनवर टेप, क्योंकि इनवर टेप जो है आप लोगों का किससे इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका जो यूज है जब अपन को बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, बिल्कुल सही मेजरमेंट्स करने हो, जब मैं इनवर टेप्स को यूज में लेता हूं। क्लियर है आप लोगों को कि इनवर टेप का अपन किस तरीके से और कहां यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं कह सकता हूं चेनिंग में मेरे काम आ रहे हैं, वो क्या क्या है, एरोज। ठीक है, एरोज आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूज करते हैं इस टाइप के जो एरोज होते हैं, जहां पर अपन को मार्क करना होता है कि भाई ये मेरा पॉइंट है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, इन एरोज को यूज में लेता हूं। स्टील वायर होता है 4 mm का, उससे मैं एरोज को बनाता हूं। एक एंड इसका जो होता है बैंड शेप में होता है। ठीक है, जो रिंग होती है बैंड शेप की वो 50 mm की होती है। ये जो रिंग आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, 50 mm होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है एरो की, ठीक है, लेंथ जो होगी इसकी वो 400 mm होगी। ठीक है, और आप लोग जो इसको यूज में लेंगे वो क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे। एक मैंने अगर एरो यहां लगा दिया, यानी मेरी एक चेन लेंथ यहां खत्म हो गई। दूसरा एरो मेरा यहां लगा है, यानी मेरी चेन लेंथ यहां खत्म हो गई। तीसरा एरो यहां लगा है तो मेरी चेन यहां पर खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे काउंटिंग में काम आता है कि मैंने कितनी बार चेन लेंथ नापी है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों को एक बार आप चेन मेजर कर लेते हैं, आप लोग इसको ग्राउंड में लगाते चलते हैं, तो एरोज का जो काम होता है। नेक्स्ट आप लोगों के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और भी काम में आते हैं, जैसे कि रेंजिंग रॉड्स होती हैं। रेंजिंग रॉड जो है आप लोगों ने देखी हुई होंगी। ठीक है, जो अपने अल्टरनेट कलर्ड होती हैं, व्हाइट और ऑरेंज शेप में, या फिर व्हाइट एंड रेड में आप कई बार देखने को मिलता है। ये मुझे रेंजिंग के काम में आती है। ठीक है, जब किसी दो सर्वे लाइन के बीच के दो पॉइंट्स को आपस में, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को आपस में रेंज करना होता है, वहां पर रेंजिंग रॉड्स मेरी काम में ली जाती है। ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है रेंजिंग रॉड्स की, वो 2 से 3 मीटर लेंथ की होती है। ठीक है, और अल्टरनेट बैंड्स में ये क्या होती है, ये पेंटेड होती है। ठीक है, व्हाइट और रेड कलर से, ब्लैक और व्हाइट, रेड और व्हाइट, और मोस्टली अपन रेड और व्हाइट ही अपन उसको देख पाते हैं। एक जो बैंड होता है उसकी अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आ जाए तो वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का उसमें आप लोगों को एक बैंड देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आपका डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाए, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो जो रॉड की लेंथ होती है उसको अपन बढ़ा लेते हैं। 2 या 3 मीटर से कितनी हो गई है लेंथ, अब 4 से 6 मीटर हो गई है। और इस केस में जो रेंजिंग रॉड यूज की जाती है उसको अपन नाम दे देते हैं रेंजिंग पोल। तो ताकि मुझे रेंजिंग करने में दिक्कत ना आए, उसकी मैंने क्या कर दी, हाइट बढ़ा दी है, और उसको मैंने नाम दे दिया है रेंजिंग पोल। ठीक है, दूसरा जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज, आप लोग कह सकते हैं ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड जो होती है रेंजिंग रॉड के टाइप में ही आप लोगों को ये देखने को मिलती है। बस इसमें क्या होता है, एक फ्लैग लगा हुआ होता है इसके टॉप पर। ठीक है, और ये आप लोगों का जो फ्लैग टाइप में जो हुक टाइप होता है वो लगा होता है आप लोगों के लिए चेन, या फिर मैं कह सकता हूँ टेप को क्या करने के लिए, पुश और पुलिंग के लिए, टेप के लिए होता है। और ये 90 डिग्री ऑफसेट्स के लिए काम में आती है। ठीक है, जब मुझे 90 डिग्री एंगल मेजर करना होता है डिस्टेंस मेजर करके, तो ये मेरी ऑफसेट रॉड मुझे काम में मैं लेता हूँ। देखने में मैं कह सकता हूँ कि मुझे कुछ इस टाइप की ये रेंजिंग रॉड्स मिलती हैं। ठीक है, 2 से 3 मीटर की, और अगर इनकी हाइट बढ़ा देता हूँ 4 से 6, तो ये मेरा रेंजिंग पोल कहलाते हैं। और ये मेरी क्या है, ऑफसेट रॉड है, जो मेरे 90 डिग्री के एंगल को मेजर करने के काम में आती है। और ये जो पार्ट है आप लोगों का जो ऊपर लगा रहता है, ये मेरे टेप को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, टेप कनेक्शन के लिए, पुशिंग और पुलिंग के लिए आता है। ठीक है, फॉर पुशिंग एंड पुलिंग। इसी तरीके से अपन लेथ्स और वाइट को यूज करते हैं। लेथ्स और वाइट्स का जो है, मैं कुछ भी चीज को मार्क करने के लिए मैं लेथ्स और वाइट का मैं यूज करता हूं। लेथ्स का जो होता है, मैं कह सकता हूं कि ये 0.5 से लेके 1 मीटर लॉन्ग स्टिक होती है सॉफ्टवुड से बनी हुई, जिसका एक एंड शार्प कर देते हैं अपन, ताकि उसको अपन जमीन में अच्छे से गाड़ सकें। ठीक है,
और उसको अपन व्हाइट या फिर लाइट कलर से क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ये बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट्स को जब अपन लोग रेंजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर अपन किसी रेंजिंग, जब अपन एक डिप्रेशन को पार करें खाई टाइप में, तो वहां पर ये यूज होते हैं। सेम तरीके से व्हाइट जो होते हैं उनका भी काम सेम होता है, ठीक है। ये भी एक शार्पन थिक स्टिक्स होती है, जो कि अपन आसपास से किसी भी पेड़ पौधे से काट के अपन उसको यूज कर लेते हैं जब मेरे पास प्रॉपर लेथ्स नहीं है, ठीक है। और एक एंड जो होता है उसको अपन शार्प कर देते हैं ताकि वो मिट्टी में गड़ पाए, और दूसरा जो एंड होता है उसको अपन क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि अपन उसको इजीली देख पाए और उस पर एक व्हाइट पेपर को चिपका दें, ठीक है। स्प्लिट वाले पार्ट पर एक व्हाइट पेपर को चिपका दें ताकि मेरी जो विजिबिलिटी है वो और भी ज्यादा सही हो जाए, ठीक है। और जो व्हाइट्स और जो लेथ्स हैं उन दोनों को यूज करने का जो पर्पस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के पास ये कुछ व्हाइट्स और लेथ्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों का व्हाइट्स होते हैं, जिसपे आप लोग कह सकते हैं कि आसपास से काट के अगर मैंने रखा है तो इसके एक एंड पर मैं क्या करूंगा, एक स्क्रीन लगा दूंगा व्हाइट कलर की, जिस पर मुझे जो भी चीज मार्क करनी है, अगर रेंज करनी है तो मुझे इजीली दिख पाए। पैग्स होते हैं आप लोगों के, जो मैं कह सकता हूँ लीनियर मेजरमेंट में अपन लोग काम में लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के मेड अप ऑफ टिम्बर या फिर स्टील के बने होते हैं, और ये कोई भी पोजीशन को मार्क करने के अपने काम में आते हैं किसी भी सर्वे लाइन पर। जब मुझे कोई स्टेशन बताना हो कि यहाँ से मैंने रीडिंग ली है, टर्मिनल पॉइंट्स सर्वे लाइन पे आपको मेंशन करने हो, तब मैं पैग्स को यूज में लेता हूँ। जो वुडन पैग्स होते हैं वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और अपन उनको हैमर की मदद से जमीन में गाड़ सकते हैं। प्लम बॉब आप लोगों ने बहुत देखा ही है। प्लम बॉब जो होता है आप लोगों के किसी भी पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसफर करने के काम में आता है, या ग्राउंड से आप लोगों के, मैं कह सकता हूँ, शीट पे भी आप लोग उससे पॉइंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। मोस्टली इसका यूज होता है थियोडोलाइट्स और प्लेन टेबल में सेंटरिंग करने के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि पैग्स और जो प्लम बॉब होता है वो आप लोगों को इस तरीके से अवेलेबल होते हैं। छोटे छोटे पैग्स होते हैं जिनको अपन लोग हैमर्स की मदद से जमीन में गाड़ते हैं, और ये प्लम बॉब होता है, ठीक है, जो कि अपन लोगों का एक थ्रेड के थ्रू एक स्टिक जो होता है वो अपन लोग इसको नीचे लटकाकर अपन लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट को स्टैब्लिश कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि एक लाइन रेंजर भी अपन लोग काम में लेते हैं, ठीक है। लाइन रेंजर जो है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप लोगों के एक लाइन पर किसी भी पॉइंट को मार्क करता है, ठीक है। और जो पॉइंट को मार्क कर रहा है तो वो मेरे क्या काम आएगा, वो मेरे एज अ रेंजिंग के काम में आएगा। लाइन रेंजर क्या है, मेरा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन ए लाइन, ठीक है। इसमें दो आइसोसेलेस प्रिज्म के ऊपर इसकी जो वर्किंग होती है वो बेस्ड होती है। अगर आप लोगों से पूछें कि भाई लाइन रेजर का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, तो वो आइसोसेलेस प्रिज्म जो होते हैं उसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू आइसोलेशन प्लेस्ड वन ओवर अदर एंड फिक्स्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट विद द हैंडल, ठीक है। जो डायगोनल जो प्रिज्म होता है अपन उसको सिल्वर्ड कर देते हैं ताकि वो अपनी रेज को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। और इसका सबसे मेन एडवांटेज यही है कि रेंजिंग के लिए जब आप लोगों के पास कोई दूसरा आदमी नहीं है कि जो आप लोगों को रेंजिंग रॉड को पकड़ पाए, तो आप लोग सिर्फ एक पर्सन की मदद से ही रेंजिंग को कर सकते हैं। तो इट्स एडवांटेज इज टू नीड ओनली वन पर्सन टू रेंज, वरना रेंजिंग के लिए कम से कम दो पर्सन की यूज में लेना पड़ेगा। एक क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट से रेंज करेगा, और दूसरा रेंजिंग रोड पकड़कर खड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन लाइन रेंजर है अपने पास, तो मुझे एक ही पर्सन से मैं रेंजिंग को इजीली कर सकता हूं। तो रेंजिंग क्या है, यहां पर अपन बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि रेंजिंग, तो मैं कह सकता हूं जब आप लोगों की एक लाइन जो आप लोगों ने स्टार्ट करी है, ठीक है, अगर वो एक लाइन मेरी क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, यानी एक लाइन मैंने स्टार्ट करी बनाना और मैंने क्या किया कि मेरी चेन लेंथ यहाँ तक खत्म हो गई है, अब मुझे फिर से आगे इस लाइन पर ही अपनी सर्वे लाइन को बढ़ाना है। तो इस पर जो पॉइंट आएगा और जो इस पर पॉइंट आएगा, उन दोनों को मुझे रेंजिंग करानी होगी कि ये मैं सही लाइन में या सही अलाइनमेंट में हूं या नहीं।
क्लियर है? तो द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ सर्वे लाइन इज नोन एज रेंजिंग। ठीक है, तो अगर मैं कह सकता हूं मेरी सर्वे लाइन इज लॉन्गर देन द चेन लेंथ, जो मेरी सर्वे की लाइन है, अगर मुझे ये पूरा करना है सर्वे इस लाइन का और मेरी चेन लेंथ सिर्फ 20 मीटर है और ये जो पूरा का पूरा जो है दिस इज 60 मीटर, तो मुझे उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे रेंजिंग करनी ही पड़ेगी। रेंजिंग करने के लिए दो मेथड्स हैं आप लोगों के पास, एक कहलाता है डायरेक्ट रेंजिंग और दूसरा कहलाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग, सॉरी रेसिप्रोकल रेंजिंग। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को मैं एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। ज्यादा इसमें वैसा कोई खास कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अपन को ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि डायरेक्ट और रेसिप्रोकल में आखिर में फर्क है क्या। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जब एक अपन लोग रेंजिंग स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से, तो ये जो सी पॉइंट, जो इंटरमीडिएट जो पॉइंट आ रहा है आप लोगों का, इसको मैं देखते हुए मैं बी को भी क्या कर पा रहा हूँ, इजीली देख पा रहा हूँ। तो मेरी जो रेंजिंग है वो इजीली हो पा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को जो बी जो पॉइंट है वो मेरे को विजिबल है। ठीक है, तो इन दिस केस एंड पॉइंट इज वी कैन से दैट विजिबल। ठीक है, तो ये मेरी डायरेक्ट रेंजिंग होगी, तो मैं सी को बिल्कुल सही तरीके से मार्क कर सकता हूं। क्या करूंगा, मान लीजिए मेरी रेंजिंग रॉड इस यहां पर थी, जब मैं यहां से रेंजिंग करूंगा तो मुझे ये रॉड अगर इसमें बी की लाइन पे नहीं दिखेगी तो मैं इसको मूव कराऊंगा इस पर्सन को, तो मेरी ये थोड़ा यहां पर आएगा, थोड़ा और आगे करेगा और एक पॉइंट ऐसा कहीं ना कहीं आ ही जाएगा कि ये जो सी पॉइंट पर बिल्कुल आ जाए, और सी पॉइंट पर आते ही मुझे रेंजिंग में क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही तीनों जो मेरे पॉइंट्स हैं वो दिख जाएंगे, तो मेरी डायरेक्ट रेंजिंग कहलाएगी। रेसिप्रोकल लेवलिंग की बात करूं तो जब मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग से मुझे इस पॉइंट को देखना था, बी पॉइंट को, तो यहां पर मेरा क्या आ चुका है, एक एलिवेशन आ चुका है जो कि एक हिल के फॉर्म में। इस एलिवेशन और हिल की वजह से मेरा जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट मेरा क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को यहां पर इस केस में मैं डायरेक्ट जो रेंजिंग है उसको नहीं काम में ले सकता हूं, क्योंकि मुझे वो पॉइंट काम में, मतलब मेरे को रेंज में नहीं आ रहा है, वो मुझे विजिबल नहीं है। उस केस में मैं क्या करता हूं, उस केस में मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग को यूज करता हूं। तो मैं यहां पर क्या यूज में लूंगा, रेसिप्रोकल रेंजिंग। ठीक है, मैं यूज में लूंगा। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होगा कि अपन एक ऐसे पॉइंट को चुनेंगे, डी पॉइंट को, जो मेरे को ए पॉइंट से क्या हो, विजिबल। क्लियर, दिस इज अ पॉइंट डी, इफ आई से ये मेरे पास डी पॉइंट है, ये मेरे पास ए पॉइंट है। जब मैं ए पॉइंट से डी को देख पा रहा हूं तो ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, ये जो पर्सन होगा ये अपने रेंजिंग रॉड को मूव कराता रहेगा। ये पहले C1 पर होगा तो ये रेंजिंग में नहीं आएगा, C1 डैश पर होगा तो नहीं आएगा, ठीक है, C2 डैश पर होगा तो भी नहीं आएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये C2 पर पहुंचेंगे तो ये जो तीनों, मैं कह सकता हूं मेरा जो इंस्ट्रूमेंट से मैं देख रहा हूं, ये मेरा है, ये जो पॉइंट होगा और ये डी वाला पॉइंट होगा, एक ही लाइन में मुझे दिखेगा। दिखते ही मैं कह दूंगा कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तो मैंने यहां तक कर लिया। तो ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद ये डी पॉइंट जो मेरा रहेगा वो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, और इस डी पॉइंट को मैं इस तरीके से करूंगा कि ये मेरे C2 पर भी क्या कर जाए, ये मेरा मैच कर जाए। ठीक है, यानी बी पॉइंट से मुझे C2 विजिबल है। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं कि जो मेरा कहां पर मैच कर जाए, इन दोनों लाइंस पे मैच कर जाए। तो मेरा मैं कह सकता हूं D1 जो पॉइंट होगा वो मेरे को, D2 जो पॉइंट होगा वो मुझे मिल जाएगा इन तीनों के एक लाइन में। तो मैंने क्या हुआ अल्टीमेटली कि एक ऐसी लाइन मैंने पकड़ ली कि जो तीनों चारों पॉइंट को मिला रही है, ए, ठीक है, फिर जो यहाँ पर जो आप लोगों का पॉइंट आ रहा है, यू कैन से दैट सी, जो बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा था, डी और बी। अब ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, एक लाइन ऑफ साइट में आप लोगों को मिल गए हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को मिल गए हैं। ये आप लोगों का कहलाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग, जिसमें मैं दोनों साइड से जाकर, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से जाकर
इंटरमीडिएट पॉइंट्स को क्या करता हूं, रेंज करता हूं। ठीक है, ये इसका बेसिक फर्क है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि अपन लोगों ने बहुत सारी जो चीजें हैं उनको डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जो ये लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से फ्रैंकली पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम पर भी मतलब आप लोग मेरे को पिन कर सकते हैं कि सर ये डाउट है। अनअकैडमी प्लस का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज में ले सकते हैं, दैट इज नितेश 10, जिसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आप लोगों के अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेकर, जो कि आप लोगों को पता भी होंगे, और मैं कल की जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को सर्वे में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप लोग मेरे को कभी भी किसी भी टाइम पे कमेंट करके या फिर आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।